छोटी सी बनेगी, एक एक क्लास में हो जाना चाहिए। क्या आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास ये देखो बड़ा सा लिख रखा है, वैसे हम 1.67 बोलते थे, अब ये पीछे की वैल्यू इसलिए लेने लग गए हैं क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज ही मास डिफेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यज्ञ सुबह आया था, ठीक है, मास डिफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, देखो जरा देखना, क्या इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपने कर रखा है? ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। हाँ ना बोलो, ठीक है, ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं है, आगे चलते सीधा चलो। फिर वो कहता है प्रोटॉन पता है हमें, न्यूट्रॉन पता है हमें, फिर बात आती है न्यूक्लियॉन की। ये टर्म हमने पहली बार सुनी है। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साथ में जोड़ा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से रहते हैं। ये एक साइंटिस्ट आए थे युकावा, उन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो आपस में एक न्यूक्लियस के अंदर बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं मैं बताता हूं, दिखाता हूं आपको। देखो, मान लो एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ों में रहते हैं और उनका मानना था जितने ज्यादा जोड़ों में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन कम बढ़ती हो सकते हैं, हाँ कुछ न्यूट्रॉन अकेले रहते हैं, वो परेशान करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं ये जो जोड़ों में रहते हैं, ये जोड़ों में जब रहते हैं तो किस तरीके से रहते हैं? प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा होता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोटॉन में। जब न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल कन्वर्ट होता है पॉजिटिव चीज में, न्यूट्रल किस में कन्वर्ट होता है? पॉजिटिव चीज में, तो एक नेगेटिव चीज छोड़ता है। देखना क्या मैं ठीक कह रहा हूं? एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ देता है। आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास पे इफेक्ट नहीं डालता, सिर्फ किस पे असर डालता है? चार्ज पे। किस पे असर डालता है? सिर्फ चार्ज पे। एक बात। दूसरी बात, ये जो प्रोटॉन है जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +1 और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0। अब यहां से यहां तक आते वक्त ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्रोटॉन बन जाता है न्यूट्रॉन और ये बन जाता है। इन्होंने ऐसा कहा कि जब यहां से यहां पर ये आया था, जब यहां से यहां पर आया था तो एक चार्ज जंपर था, पाइनिजोम। ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव बन गया तो पॉजिटिव पाइनिजोम इसको मिला, और ये पॉजिटिव था, ये न्यूट्रल बन गया तो इसको नेगेटिव पाइनिजोम मिला। तो ये पाइनिजोम की थ्योरी दी थी जिसको इतना ज्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, इस चैप्टर में। तो युकावा ने इस चीज के बारे में बताया। क्लियर? तो इससे हमें पता चला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जोड़े में रहते हैं, उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन के साथ अभी हम बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन भी देखेंगे, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी न्यूक्लियॉन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा, ठीक है, जो न्यूक्लियस में रहते हैं। आगे एटॉमिक नंबर बता चुका हूं, मास नंबर बता चुका हूं, आगे चलो। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स आप ये कई बार पढ़ चुके हो, फिर भी सुन लो। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें सेम होता है एटॉमिक नंबर लेकिन अलग होता है मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स। जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप लिख दिए। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स कौन होते हैं? ये आइसोबार से बेटा, आइसोटोन रुक जाओ, आइसोबार बता देता हूं पहले मैं। आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। और आइसोटोन कौन होते हैं? आइसोटोन वो होते हैं जैसे पोटेशियम और कैल्शियम, जिनमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों अलग होते हैं। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों अलग होते हैं लेकिन उनका डिफरेंस सेम होता है। इसे कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या कहते हैं? तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियाई विद विच द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विद डिफरेंट जेड, और डिफरेंट जेड भी अलग होता है और डिफरेंट ए भी अलग होता है। सिर्फ क्या सेम होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि डिफरेंस। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, मैंने आइसोटोन का एग्जांपल यहां पे लिख दिया। चलो साइज की बात आती है, साइज। अब साइज पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो आपको समझना है। अगर मैं आपसे साइज की बात करूं तो न्यूक्लियाई के साइज का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। याद रखोगे? एटम के साइज का ऑर्डर क्या होता है? ये एटम के साइज का ऑर्डर है। एटम का जो साइज है उसका ऑर्डर होता है 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियाई का कितना होता है? 10⁻15 मीटर। दोनों में कितने का फर्क है? 1 लाख का। तो जो न्यूक्लियस है उससे 1 लाख गुना बड़ा होता है कौन? एटम। ठीक है, और एटम काफी हद तक खाली होता है। न्यूक्लियस में सारा मास भरा पड़ा है और एटम सारा का सारा क्या है? खाली। अब
साइज ऑफ न्यूक्लियर बता दे 10⁻⁻15 यानी कि फर्मी। रेडियस क्या है इसका, r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आ जाओ, r इज इक्वल्स टू आर नॉट, ये क्या है मास नंबर की पावर 1/3। गलत है, ये आर नॉट क्या है, साइज है। ये साइज कितना है 0.0591 नैनोमीटर या 0.591 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो मर्जी ले लो। ये क्या है, ये रेडियस है हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का या उसके न्यूक्लियस का। ठीक है, देखते हैं ये क्या कहता है। न्यूक्लियर की बात कर रहा है तो न्यूक्लियस की बात करेगा। बताए, आर नॉट की सिर्फ वैल्यू बता दी। ठीक है, आ जाओ। अब वो कहता है आर नॉट की वैल्यू बता दी, आर की वैल्यू बता दी। अगर मैं इसी आर की वैल्यू को उठाऊं और इससे वॉल्यूम निकालना चाहूं तो देखना जरा, वॉल्यूम क्या आएगा, क्या 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। और आर की क्यूब में मैं आर नॉट ए 1/3 की क्यूब लिख सकता हूं, बोलो। तो वॉल्यूम का रिलेशन ए के साथ कैसा आ गया, डायरेक्ट। अब बारी आती है डेंसिटी की। डेंसिटी का क्या रिलेशन है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास जो है हमारा वो क्या है, जेड ए, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या है आर नॉट क्यूब ए से ए कट गया। अब यहां पर अगर मैं डेंसिटी देखूं तो वो ए पे डिपेंड नहीं करती। तो यहां पे मेरे पास 3 एक्सप्रेशन आ गए। एक, आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए का क्यूब रूट के हिसाब से चलेगी। वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए का। और डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए का। तो अगर मैं आपसे पूछूं दो अलग अलग ए है, ए वाले दो अलग अलग एटम है, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी कैसी होगी, तो आप कहोगे दोनों की डेंसिटी सेम होगी। दोनों की डेंसिटी कैसी होगी, सेम। लेकिन उनका वॉल्यूम कैसा होगा, उनके ए पे डिपेंड करता होगा। अगर उनका ए डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। और उनका रेडियस कैसा होगा, वो क्यूब रूट पे डिपेंड करता होगा। किस पे डिपेंड करता होगा, क्यूब रूट पे। अब इस बात पे ध्यान दो, ये बता रखी देखो बातें, पढ़ लो इसको। साइज ऑफ न्यूक्लियाई, वॉल्यूम, डेंसिटी। नीचे केस भी ले रखा है। जो रेडियस के आगे आपने आर नॉट इक्वल टू 1.2 लिखा है, ये होता ही है या आपने रेज्यूम करके लिखा है? ये होता ही है फर्मी मीटर। ठीक है, अब आगे चलूं, चले आगे। अब वो कहता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया, चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने एक रिएक्शन कराई, समझा। ये लो, क्या रिएक्शन कराई, हीलियम को रिएक्ट कराया बेरिलियम से, और बना क्या, कार्बन। और साथ में क्या निकला, एक न्यूट्रॉन। क्या निकला साथ में, एक न्यूट्रॉन। एक तो उसको पकड़ के रखो। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती है न्यूट्रॉन की, जैसे न्यूट्रल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा सिर्फ याद करने की, आपने आप पढ़ लेना, नोट्स में मिल जाएगी आपको। न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाँ, ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन में नहीं होता। हाइड्रोजन के भी सिर्फ एक आइसोटोप में नहीं होता, बाकी सब में होता है। ठीक है, दूसरा उसका मास बता रखा है, ये बनता कैसे है, हीट वगैरह कैसे रिलीज करता है, ये सारी बातें देख लो आप। हाँ, इसकी ये बता रखी है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम के बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको, हाफ लाइफ टाइम क्या होती है। पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत हाई होती है, क्योंकि अट्रैक्ट तो होता नहीं किसी की तरफ, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना नेगेटिव प्लेट की तरफ। न्यूट्रॉन को अगर आपको स्लो करना है
तो इसके बीच में, इसके रास्ते में कोई चीज डालनी पड़ेगी, इसका साइज बढ़ाओ, जैसे हैवी वाटर या ग्रेफाइट, वो उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की। ठीक है, दो तरीके के न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन। अब देखो यहां पर आप न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में समझो। न्यूक्लियर फोर्स एक तो बहुत ज्यादा ताकतवर फोर्स है और बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसी फोर्स है? इसकी रेंज बहुत कम है, फर्मी मीटर्स में, इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं है न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी हमने देखा था, जो बीटा रे थी वो बिल्कुल पास से गई थी इसके, तो हमें बता देती थी कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। तो वो यही कह रहा है, न्यूक्लियर फोर्स आर बेसिकली अट्रैक्टिव एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग न्यूक्लियन बॉन्ड इन न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन है उनके रिपल्शन से बहुत ज्यादा ताकत होती है इनके बंधे रहने की। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये दो बातें याद रहेंगी। और इट एक्ट्स ओनली बिटवीन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इस पे भी डिपेंड नहीं करती कि न्यूक्लियन का नेचर क्या है। ठीक है, इस ग्राफ को देखो और इन बातों पे ध्यान दो। इंटरेक्शन देखना कितनी स्ट्रांग है ये। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 है। देखने में छोटी लग रही है लेकिन ये बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी रेंज कितनी छोटी है? मैंने बताया था कुछ फर्मी मीटर। देखो ये रहा 2 to 3 फर्मी मीटर। मतलब अगर ये न्यूक्लियन थोड़ा सा भी दूर हुआ तो उससे इसका नाता ही खत्म हो जाता है। ये इसका ग्राफ क्या बताता है? इसका ग्राफ बताता है जीरो कहां है, ये रहा। अगर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा इस तरीके से नजदीक है तो उनके बीच में क्या होती है? रिपल्शन। इस पोर्शन को रिपल्शन कहते हैं, इस पोर्शन को अट्रैक्शन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, यानी कि न्यूक्लियन बिल्कुल पास है और टच ही कर रहे हैं लगभग, समझ लो। और हल्के से भी दूर हुए, देखो उसका नाता ही खत्म हो गया, जीरो के पास आ गई वो लाइन। किसके पास आ गई? जीरो के पास। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये जीरो है। जीरो से ऊपर कैसा है? रिपल्सिव। जीरो से ऊपर कैसा है? रिपल्सिव। जीरो से नीचे कैसा है? अट्रैक्टिव। हाँ ना बोलो। ठीक है, किसका ग्राफ है ये ग्राफ है आपका पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये आर है और यही है वो आर नॉट। ये रहा 1.2 फर्मी मीटर। ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होती है। इस बात पे भी ध्यान दो, स्पिन डिपेंडेंट है। अगर पैरेलल होंगे तो उनमें ज्यादा होगी, एंटी पैरेलल होंगे तो उनमें ज्यादा नहीं होगी। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बिटवीन टू न्यूक्लियॉन हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। इस बात पे भी ध्यान देना बस। ये वो रेंज दिखा दी जो ही बताया था ना आपको। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर 1 है तो वो कितना है? 10 की पावर माइनस 39। या यूं बोल लो ये 1 है, ये 10 की पावर 39 है और वो 1 है। ठीक है, एक ही बात है। वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी 10 की पावर 13 गुना बड़ी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 10 की पावर माइनस 2 गुना, 100 गुना बड़ी है। सबसे स्टेबल मानी जाती है। और मास डिफेक्ट की बात आ गई। ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट है बेटा, 20 तक तो सीधी चलती है जब तक आपका एटॉमिक नंबर 20 होता है। उसके बाद ये वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, ये खास तुम्हारे कोर्स में नहीं है, छोड़ दो इसको, आगे चलो। मास डिफेक्ट ये आपके कोर्स में आता है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी का पोर्शन और इसका कर्व डिलीटेड पोर्शन में मुझे पता नहीं है क्या है इसमें डिलीट क्या नहीं है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ा देता हूं, आप देख लेना उसमें से क्या क्या डिलीट है क्या डिलीट नहीं है। पहले तो मास डिफेक्ट। हाँ जी बेटा, हाँ फिर भी देख लो एक बार। हाँ, मास डिफेक्ट उसमें क्या था? मास डिफेक्ट था चेंज इन मास। किसका चेंज इन मास? किसका चेंज इन मास? ये मास है चेंज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास
ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस में। लेकिन प्रोटॉन एक नहीं होता, कितने होते हैं? Z। न्यूट्रॉन एक नहीं होता, कितने होते हैं? A माइनस Z। इसी तरीके से न्यूक्लियस, ये लो, जब आप इसको माइनस करते हो और इसका जवाब अगर पॉजिटिव आए तो वो आपका डेल्टा एम बन जाता है। फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या बनती है आपकी? इसी डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर के साथ। किसके साथ? सी स्क्वायर के साथ। सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जूल में जवाब आएगा। डेल्टा एम 3 इंटू 10 की पावर अगर 3 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर किया तो जूल में जवाब आएगा। और अगर आपने कहा भैया मुझे मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए, तो डेल्टा एम को पकड़े रखो और इसको क्या बना दो? 931.5। ये दो बातें ध्यान रखना। हाँ जी बेटा, 88 सॉरी, कहाँ है पढ़? जी के अंदर कौन नीचे वो कर देना। हाँ, ये लो 10 की पावर 8। अब ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? बाइंडिंग एनर्जी, एक जूल में और एक मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। अब वो कहता है अगर आपको यू कहे कोई कि हमने रिएक्शन कराई ए की बी के साथ, उसने दिया सी, ठीक है? ठीक है, जनरली किसके अंदर होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ। जैसे मान लो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसने अपना अल्फा डीके कर दिया। अल्फा डीके कर दिया मतलब कोई चीज अपने अंदर से निकाल दी, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूं मास रिएक्टेंट माइनस मास प्रोडक्ट, वैसे ये जीरो आता है। किसके हिसाब से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। लेकिन अगर हम छोटा सा देखते हैं, मतलब कम लेवल पे देखते हैं, तो ये आता है। इसी के हिसाब से आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का कंसेप्ट बैठा, ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट निकल रही है। हीट कहां से आई? वो मास ही हीट में कन्वर्ट हो गया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसी रिएक्शन लेते हो, एक एक्स है जो टूटा वाई में और उसने छोड़ा हीलियम, तो हीलियम छोड़ने के साथ अल्फा डीके के साथ वो अगर गामा रेज भी छोड़ रहा है, यानी कि एनर्जी छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? तो ये एनर्जी कहां से आई? मास डिफेक्ट की वजह से। मान लो ये था आपका कुछ 200, ऐसे ले रहा हूं मैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। यहां पर ये टूटा 196 और 4, तो आपको लगेगा ये बराबर है। बराबर नहीं है, ये कितना है? ये है 199.9965 और ये कितना है? 196.0014। ऐसे छोटा थोड़ा सा ही फर्क होगा, 1.1135। ऐसे करके अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो वो इससे बड़ा आता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट बड़ा होता है प्रोडक्ट से। अब ठीक है, हाँ। और इससे जो चेंज आता है वो क्या आता है? आपका मास डिफेक्ट। अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव आया, अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव आया, तो इस मास डिफेक्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? सी स्क्वायर के साथ, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और अगर ये मास डिफेक्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, ये इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी, देखना जरा ये इक्वेशन। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मल्टीप्लाई में मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम। और ये क्या है? मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर। इसे क्या कहते हैं हम? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी को भी हम मास नंबर से डिवाइड करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते। क्या निकालते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो ग्राफ बनवाऊंगा ना अभी, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ही होगा। बाइंडिंग एनर्जी बता दिया आपको, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ का है, ये रहा। ये देखो, थोड़ा नीचे दे दिया है। अब इस ग्राफ को देखो आप और इसको समझो, क्या है ये? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके साथ ग्राफ है? मास नंबर के साथ। किसके साथ ग्राफ है? मास नंबर के साथ। अब आप एक चीज देखो, जब तक वो 56 पे नहीं पहुंचता मास नंबर, तब तक वो धीरे 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 बढ़ रहा है। इसका मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल चाहते हैं बड़ा बनना, अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, छोटा मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के बड़ा बनना चाहता है, इसे बोलते हैं फ्यूज होना। क्या बोलते हैं? फ्यूजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फ्यूजन। और बड़े मॉलिक्यूल कहते हैं हमारी एनर्जी तो बेकार की, फालतू है, तोड़ो हमें। ये टूट के वापस आना चाहते हैं। कहां से कहां तक का दायरा मान लिया हमने माना 30 से 30 का है। ये 30 से 200,
ये स्टेबल है। क्यों? सबके सब 8.7 के आसपास बैठते हैं। ये इसने बहुत बड़ा बना रखा है, 8 नहीं होता, 8.7 होता है। इसकी 8.8 है, ये 8.8 पर बैठा हुआ है। ठीक है, कौन? आयरन। ठीक है, अब बात को समझना। आपने कहा कि इससे ऊपर सब क्या माने जाएंगे? स्टेबल। हाँ, इस एनर्जी से ऊपर स्टेबल माने, इससे नीचे वो कमजोर है। वो चाहेंगे क्या? जुड़कर हम, ये चाहेंगे हम जुड़ जुड़कर स्टेबल बन जाए, और वो चाहेंगे हम टूट टाट के स्टेबल बन जाए। जब टूटेंगे तो फिशन, जुड़ेंगे तो फ्यूजन। अब ये वाला ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगी बाइंडिंग एनर्जी में हो क्या रहा है। एक हम न्यूक्लियन बना रहे हैं, ठीक है, हमने न्यूक्लियन लिया, छोटा सा है, ये कह रहा है दम नहीं है, चल भाई और बड़ा हो जा, और बड़ा हो जा, और बड़ा हो जा, और बड़ा हो जा, होते होते इतना बड़ा होगा, ये कह रहा है कुछ ज्यादा दम हो गया, मैं झेल ही नहीं पा रहा। न्यूक्लियन इतना ज्यादा हो गया कि मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ना अब मेरी बाइंडिंग एनर्जी को चैलेंज कर रही है। मैंने बोला वो बहुत कमजोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बाइंडिंग एनर्जी से बहुत कमजोर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो गए अंदर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का गैप भी बहुत बड़ा हो गया है, 50-50, 60-60 न्यूट्रॉन फालतू पड़े हैं, इसलिए वो टूट जाएगा। मैंने क्या कहा था? न्यूक्लियॉन्स अगर परफेक्ट हो, युकावा ने क्या कहा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फालतू के ना हो। ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ सही रहेगा। जब तक जोड़े बने रहेंगे तब तक ठीक है, जहां जहां इकल्ले दिखाई दिए वो फिर परेशान करेगा जोड़ों को, तो वो वाला हिसाब किताब है। तो इतना ज्यादा हो गया कि अभी टूटेगा, टूट के कहां आएगा? बीच में आएगा, टूट के कहां आएगा? बीच में आएगा, और छोटे छोटे भी टूट के कहां आएंगे? बीच में आएंगे। ये अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, ये अपनी एनर्जी घटाना चाहते हैं। बात ठीक है गलत है? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? ये जो बढ़ के घट रहे हैं, आना तो बोल दिया करो, लोरी थोड़ी सुना रहा हूं। तुम्हारे साथ तो मुझे नींद नहीं आ जाती है। तो ये छोटी चीजें जुड़कर बड़ी बनती है, बड़ी चीजें टूटकर छोटी बनती है। हाँ ना बोल, क्या बेटा? बोल 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 बोल। हीलियम बढ़ रहा है, हीलियम अब देखो, अब देखो, हाँ ये अच्छा, इसने अच्छा पॉइंट पूछा है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम से हीलियम, हीलियम से हीलियम तक तो ये रहा। अब यहां पर हमने एक एबनॉर्मल बात देखी, इसको ऑब्जर्व किया कि जिन जिन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल बराबर है, वो होते हैं ऑड नंबर, क्या ओ सॉरी इवन नंबर पे। वो क्या होते हैं? इवन नंबर पे एक अलग सा ही पीक देखा गया हर बार। इवन नंबर पे एक अलग सा ही पीक देखा गया जब तक 10 नहीं आया, 20 तक, नियॉन तक। कहां तक? नियॉन के बाद तो स्टेबिलिटी बेल्ट खराब हो गई थी ना, मैंने बताया था अभी आपको, पीछे एक बेल्ट थी जिसको मैंने कहा था वो 20 तक ही चलती है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे आइसोटोप्स आने लगते। तो वो बेल्ट दिखाता हूं एक बार, ये स्टेबिलिटी बेल्ट थी, ये कब तक सही चली थी? नियॉन तक। तो नियॉन तक क्या हो रहा था? जब तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर रहते हैं उनकी एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होती है। ये पीक एकदम से लेता है ना, ये कह रहा है कि भैया बार बार ये उछल क्यों रहे, तो उसका रीजन क्या है? आओ यहां पर दिया होगा। है नहीं लिखा इसके बारे में? इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है बेटा। एक ऑब्जर्वेशन 56, एक ऑब्जर्वेशन क्या है? 56 जिसका मास नंबर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाइंडिंग एनर्जी सबसे, उससे कम वाले उतनी बाइंडिंग एनर्जी पहुंचना चाहते हैं, उससे ज्यादा वाले उतनी बाइंडिंग एनर्जी पहुंचना चाहते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल अपने आप को फ्यूज करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल फिशन करेंगे, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल अपने आप को फ्यूज करेंगे। ठीक है, और जितने भी 20 से कम वाले हैं, अगर उनमें आपको क्या दिखा? इवन नंबर, इवन नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर दिखे, तो उनमें एक्सेप्शनली हाई बाइंडिंग एनर्जी देखी जाएगी। ये बात आ गई सारी ऑब्जर्वेशंस। इस ऑब्जर्वेशन के दो कंक्लूजन निकले, क्या? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो कंक्लूजन क्या निकले? न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि सूरज के सेंटर में आयरन। अच्छा वो क्या चीज है मैं बता देता हूं आपको। जब कभी गैस बहुत सारी इकट्ठी होती है, थोड़ी देर के लिए बताऊंगा क्योंकि ये काम का नहीं है, आपके कोर्स का नहीं है, इसने पूछ लिया तो बता दिया। ये बहुत सारी हाइड्रोजन की गैस इकट्ठी हो गई, इतनी ज्यादा गैस इकट्ठी हो गई कि यहाँ पे प्रेशर इकट्ठा हो गया, प्रेशर इकट्ठा हो गया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ फ्यूज हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? फ्यूज, फ्यूज होकर उसने क्या बना दिया? हीलियम। ठीक है, अब हीलियम बहुत सारा हो गया, अब हीलियम आया, अब धीरे 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 बनने लग गया ना, तो इसका भी तो गैस बढ़ने लगेगी। अब ये बहुत सारा हो गया, तो अब इसने भी प्रेशर लगाया, इसने प्रेशर लगाया तो कौन बन गया? कार्बन। इसने प्रेशर लगाया तो कौन बन गया? नया कार्बन। अब कार्बन बढ़ने लग गया, उसका भी प्रेशर बढ़ गया। अगला कौन आया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आया? ऐसे करते करते आ गया आयरन। तो इसका मतलब ये स्टेज बताते हैं, इतना आयरन होगा तो अगली बार आयरन फ्यूज होकर नया मटेरियल बनाने लगेगा, और उससे पता चलेगा वो कब टूटेगा। ठीक है, फिर वो सुपरनोवा वगैरह बातें। ठीक है, अब हाँ इसमें ये सब होता रहता है। कहां थे हम? पीछे चलते हैं,
वो बता दिया ना आपको। अब बारी आती है, ये लो, ये बता दिया पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी बता दिया, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बता दिया, ये आयरन की सबसे ज्यादा, ये सारी वो ये रही वो दो बातें यहां लिख दी हूं। ठीक है, आगे चलो। अगर मैं आपसे बात करूं न्यूक्लियर फिशन की, तो फिशन का मतलब क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल यूरेनियम का हम क्यों लेते हैं, इसलिए तो तबाही मचाई थी हिरोशिमा नागासाकी में। ये बॉम्ब है, क्या है, ये रुकता नहीं है, स्टॉपेबल नहीं है। अगर स्टॉपेबल बना लिया तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अभी बताता हूं रिप्रोडक्शन फैक्टर इसका। अब वो कहता है यहां पर एक यूरेनियम लिया, 3 न्यूट्रॉन लिए। यूरेनियम का एक अपना मिनिमम अमाउंट है, उसे कहते हैं क्रिटिकल मास। क्या कहते हैं, क्रिटिकल मास। यूरेनियम का लिया, उस पर न्यूट्रॉन देके मारा, वो किसमें टूट गया, वो इस अनस्टेबल कंपाउंड को बनाता है यूरेनियम 236 को। फिर वो टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टन में, और 3 न्यूट्रॉन और पैदा करता है। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, जीपी लग गई। ये कभी रुकेंगे नहीं, चेन चलती है। क्या चलती है, फिर अगर ये चेन चल दी है, अगर ये चेन 1, 3, 9, 27 चल दी है, तो होगा क्या, यहां पर बार बार रिएक्शन होती रहेगी। बस वो क्रिटिकल मास आपने स्टार्टिंग में लिया। इसे क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। 70-80 साल हो गए, जाने कितने साल हो गए मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में गिरा था, अब तक वहां पे उसका असर दिखाई देता है। तो जबकि वो इतना बढ़िया देश है आपका जापान, टेक्निकली काफी साउंड है ना, वो इतना सब कुछ जानते हैं, सब चीजें एब्जॉर्ब करने वाली डाली, फिर भी उसका असर है। ये चेन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, चेन है, और ये दोबारा नहीं होना चाहिए, पूरे सब पे असर आता है उसका। तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। फिर वो कहता है ये जो एनर्जी रिलीज करी इसने यूरेनियम 237 ने, 235 ने, ये कितनी थी, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट या 0.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियो। फिर बाइंडिंग एनर्जी का हिसाब किताब लगाया, फिशन हुआ, बस। क्रिटिकल मास के बारे में बता दिया मैंने, इस क्रिटिकल मास से ज्यादा पर ही फिशन होगा, फिशनेबल मास बोलते हैं इसको, उससे कम नहीं होगा। जैसे आपने कहा भैया 5 किलो है, ठीक है, अब जैसे मान लो ये आ गई, क्या नाम बेटा तेरा, अंचिता आ गई, इसने कहा भैया मेरा 20 ग्राम वाला बना दो। ऐसे नहीं होता, ऐसा गली गली में हर कोई अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठ जाएगा। इसका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास होता है। ठीक है, इसकी सौरभ से लड़ाई हो गई, कह रहे भैया उसके घर पे फेंक के आऊंगी न्यूक्लियर बिजली बम, तो नहीं गिर पाएगी। तो ये बात है यहां पर। और दूसरी बात आती है रिप्रोडक्शन फैक्टर, ये कितना पैदा हो रहा है। अगर ये 1 पे 3 पैदा हो रहा है तो ये फिर हम कंट्रोलेबल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। अगर 1 पे 1 पैदा हो रहा है, सस्टेन है, ठीक है, अपन रोक सकते हैं इसको। और अगर ये कंट्रोल्ड है, अगर ये मैं इसको 1 से कम पे ले आऊं, मान लो मैं 5 पैदा हो रहे थे, उस पर 4 पे ले आऊं, तो थोड़ी देर में रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये है इसका, 1 से बड़ा है चेन रिएक्शन विल बी स्टेडी। अगर 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है तो एक्सेलरेटेड बॉम्ब है, 1 से छोटा है तो ग्रेजुअली कम्स टू हॉल्ट, रुकने वाली रिएक्शन रुकने वाली है। ये 3 बातें याद रखना। फिर आपने कहा भैया हम तो इस स्टेज पे ले आए हैं, हमारी मर्जी से चलता है, तुम्हारी मर्जी से चलता है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और आपने क्या किया, हमने कहा कि भैया ये जो हम मास थी ना, मास, उन मास को भी हमने ऐसे सीधा सीधा नहीं रखा, ऐसे रख दिया। 5 किलो नहीं रखा, मेरे को बट एग्जैक्टली मास का अमाउंट नहीं पता, मैं वैसे ही बता रहा हूं। 1.25 के 4 रख दिए, ऐसे 4 खाने बना दिए, 1 2 3 4। और इनको अगर मैं बीच में से ऐसे शटर डाल के बंद कर दूं तो चारों को क्रिटिकल मास नहीं मिलेगा, रिएक्शन स्लो पड़ जाएगी या रुक जाएगी। और रिप्रोडक्शन फैक्टर मैंने वैसे कंट्रोल कर रखा है। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इसको एब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज डाल दूंगा। इसको एब्जॉर्ब करने वाली यूरेनियम को, यूरेनियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये यूरेनियम, इस पे न्यूट्रॉन फेंक के मारना है, न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब कर लिया, इस पे क्या फेंक के मारे, न्यूक्लियर रिएक्शन रुक गई, समझा। और इसको बंद कमरे में करूंगा, अमरानी कंटेनर बहुत बड़ा होता है इसका, वहां करूंगा। इससे निकलने वाली गामा रेज जो खतरनाक रेज है उनको एब्जॉर्ब कराने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें लगाऊंगा, किसकी, लेड की। ठीक है, अब आप कहोगे लेड क्या, गामा रेज, अरे वो सारी रेज एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो, कभी आपने एक्सरे देखा है, जैसे मान लो ये पैर का एक्सरे है, हड्डी टूट गई, तो आपने देखा होगा यहां पे नंबर लिख देते हैं कि हाँ नंबर है, क्या है वो जो नंबर होता है इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जब एक्सरे पड़ती है तो वो रेज निकलती है। अगर ये नंबर वो देखोगे तो पता क्या करता है, जब कभी तुमने देखा ऑब्जर्व, तो क्या तुम करते ही नहीं हो, हड्डी टूटी होती है तब भी क्या करोगे, अपनी मोबाइल चला रहे होते हो, टूटी नहीं, अच्छी, हाँ, फिर लगा रहा होगा सेल्फी, तो दर्द भरी सेल्फी है ना। तो वो जब लगा रहे होते तो देखना, वो एक टेप सी होती है और उसके ऊपर मेटल के नंबर होते हैं, उसको चिपका देते हैं उस शीट पे, और फिर आप एक्सरे लेते हैं तो वो मेटल की शीट क्या करती है, इसको ट्रांसपेरेंट कर देती है,
वो मेटल जो होते हैं ना, मेटल के जो 1 2 3 4 गिनती होती है, उनका रिकॉर्ड होता है ना बेटा, कि 15वां एक्सरे था, 16वां एक्सरे था। वो भी तो देखेंगे आज कितने कस्टमर, मतलब कितने पेशेंट आए। तो वो जो 25वां नंबर आया पेशेंट का, वो 25वें नंबर को ध्यान रखने के लिए वो 25 किसका बनाते हैं, लेड का। वो लेड क्या करता है, एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो गामा रे को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मोटी परत चढ़ाई जाती है लेड की। क्या चढ़ाई जाती है, आ जाओ, कहां गया, ये रहा, देखना बेटा जरा। क्या क्या हमने यहां पर कंट्रोलिंग रॉड्स डाली। ये क्या है आपके, ये है फ्यूल। फ्यूल क्या है आपका, यूरेनियम। फ्यूल क्या है आपका, यूरेनियम। ये कंटेनर है, ये शील्डिंग है। मैंने बताया ना अभी किसकी शील्डिंग है, लेड की शील्डिंग। और बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार लगाई जाती है, अंदर बम फट रहे हैं बेटा, बाहर हीट वीट तक पहुंच जाए, उसको हीट को रोकने के लिए लिक्विड सोडियम है, कूलेंट, लिक्विड सोडियम। और उसके बाद ये लिक्विड सोडियम भी होने के बाद भी इतना पानी को गर्म कर देता है, वो गर्म भाप बनाता है, भाप टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन घूमता है तो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्या पैदा होती है, तो काम ये है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी, ठीक है। और किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इंजन चला लो, लेकिन इतना तेज इंजन कहां लेके जाओगे, तो ये बिजली के काम आ रहा है। तो ये है आपका फिशन चैम्बर, जहां पर फिशन हो रहा है। ये है आपकी कंट्रोलिंग रॉड्स। कंट्रोलिंग रॉड्स किसकी होगी, कंट्रोलिंग रॉड्स क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी क्या, हाँ, कैडमियम की। किसकी होगी, और एक होता मॉडरेटर है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, इसकी स्पीड को स्लो करता है। कैडमियम की रॉड और बोरोन और कैडमियम की रॉड तो खाई जाती है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर जाती है। एक न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने का काम आता है। मैंने बताया भी था अभी, फास्ट मूविंग और स्लो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अगर आ रहा है, ये तेजी से आगे हिट कर रहा है, अगर मैं बीच में बारिश कर दूं किसकी, ग्रेफाइट की और हैवी वाटर की, तो उसको ये बीच बीच में टकराएंगे, तो क्या कर देंगे, इसकी स्पीड को स्लो। उसके लिए ट्रैफिक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ट्रैफिक का, तो इसकी स्पीड स्लो। मॉडरेटर स्पीड पे काम करता है। कंट्रोलिंग रॉड किस पे काम करती है, एब्जॉर्ब भी कर जाती है, रिएक्शन को बंद कर देंगी, कंट्रोल करने का काम आएगी, ठीक है। अभी बीच में पता होगा कि जापान में एक आध न्यूक्लियर रिएक्टर में दरार देखी गई थी, तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से बारिश की गई थी इसकी, कंट्रोल उसकी बोरोन और कैडमियम के पाउडर की। क्यों, ढक दिया था पूरा का पूरा। समझ रहे हो ना किस लेवल का खतरनाक है, बंद करने के बाद भी उनको पता है कैसी चीज है। आगे 7 रिएक्टर है उनके एक साथ लगे हुए, आ जाओ, हैं यही तो बातचीत है ना बेटा इंसानों की, जिस आग से जलते हैं उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं फिर बाद में बीड़ी जलाने के लिए। फ्यूल, फ्यूल मतलब काम के लिए। फ्यूल क्या आपके पास, यूरेनियम, थोरियम। अब मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या करता है, जो स्लो डाउन करता है फास्ट मूविंग को। देखो ग्रेफाइट और D2O। कंट्रोल रॉड, कंट्रोलिंग रॉड कौन सी है, कंट्रोलिंग रॉड वो होती है जो कंट्रोल करती है, वो मटेरियल जो कंट्रोल करता है, एब्जॉर्ब कर जाता है किसको, न्यूट्रॉन्स को। हाँ, कैडमियम की रॉड और बोरोन की रॉड लिखी नहीं यहाँ पे। कूलेंट जो ठंडा करता है, लिक्विड सोडियम नाइट्रोजन, यार जानते हो लिक्विड नाइट्रोजन तो यूट्यूब ने भर रखा है ना, सब ठंडा कर देंगे। आज मोबाइल ठंडा करके देखते हैं, पता नहीं क्या पागल वाली हरकतें करते रहते हैं। प्रोटेक्टिव शील्डिंग, ये शील्डिंग किसकी होती है, लेड की, ठीक है। आगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पैसे मिले तो मैं भी यही पागल वाले काम करूंगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज करना, फ्यूज करना मतलब दो छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ा बनाना। ये सन में होती है रिएक्शन, ठीक है, वो कराई रिएक्शन। इसके अंदर कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, प्रेशर बहुत हाई चाहिए, टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए और प्रेशर भी बहुत हाई चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगी। इसका मतलब इसको कराना बड़ा मुश्किल काम है। तो सर ये पहले तो टेम्परेचर लो ही होगा, क्या, टेम्परेचर हाई रहता है। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता ना, वो गैस इतनी सारी है, यहाँ जमीन पे कहां से इतनी सारी गैस लाओगे, लेकिन कर सकते हो आप, ये ट्राई कर सकते हो। अरे बेटा वो घर में बल्ब जला लेते हैं, कहते हैं हमने छोड़ो उनका, चाइना वालों का क्या है। पता नहीं बेटा, उनके यहाँ पे करवा चौथ में सन देखते होंगे। देखो मुझे पता नहीं, मेरे को इस बारे में इस न्यूज का पता नहीं है कि चाइना वालों ने कुछ करी हरकत, ठीक है। थोड़े दिन और रुक जाओ, वो फुस्सी निकलेगा। हाँ नहीं, एक बार क्या हुआ, जो हमारा मंगलयान है ना, जो मेरे को ज्यादा नॉलेज कम है, वैसे न्यूज कब देखता हूँ, वो फिर भी मुझे पता चला कि भाई ये हमारा गया तो मंगलयान, वो मंगल वाले कक्ष में गया, घूमा, जाके बैठ गया। जापान ने भी उससे पहले भेजा था, बड़ा मुश्किल है, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में करना, इंडिया ने कर लिया था, बहुत बड़ी बात थी। क्या नाम है, नहीं वो जापान ने करा। जापान का क्या हुआ, उनके ऑर्बिट में जो दूसरा वाला ना, जैसे हमारा चंद्रयान चला गया था, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता वो चांद पे गया था उनका कि मंगल पे गया था, उनके ऑर्बिट में जाकर सर्वाइव नहीं कर पाया, गिर गया।
चाइना वालों को यहीं से ही नहीं निकला, गया अर्थ का ही ऑर्बिट पार नहीं कर पाया, उससे निकला। बेटा ये बातें वीडियो में चल जाएगी, चाइना वाले हम पे केस कर देंगे। तो खैर वैसे हमारी वीडियो चलती नहीं है, क्या पता कभी भविष्य में चल गई तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारा सामान देख लो आप। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा H2 बना, H2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हीलियम का वो आइसोटोप बना जिसमें 3 है मॉलिक्यूलर मास। ये 3 वाले के साथ जुड़ा H2 4 बना। अब इस रिएक्शन के अंदर आपको 4 हाइड्रोजन की मदद से, 4 हाइड्रोजन की वजह से हीलियम मिल गया, और कितनी एनर्जी मिली है पर न्यूक्लियन, बहुत ज्यादा है। अभी जो देखी थी फ्यूजन में वो 0.8 समथिंग थी, ये उससे 30-40 गुना ज्यादा है, तो बहुत खतरनाक है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो जो एक आध देश तो ऐसे साफ कर देता है। ठीक है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब फूटता है, कल खबर आती है कि वो फलाना जगह थी, दिल्ली थी, मुंबई थी, अब नहीं रही, और ये फटेगा तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एनर्जी। तो यहां तक तो हमने बातें कर ली फिशन विशन की। चैप्टर नहीं, एक बीच में 2-3 चीजें छूट गई थी ना, मैंने अभी जो छोड़ा था, ये पाइमिजोम्स है बेटा, इनको नहीं बता रहा मैं ज्यादा, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ना, इतनी बर्थिंग नहीं। देखो रही युकावा थोड़ी, तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए नोट्स भेज रखे ना, इतनी आसान चीज है कि पढ़ते समझ में आ जाएंगी। हाफ टाइम रखेगी न्यूट्रॉन की। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ वाला ना टॉपिक आपका आ नहीं रहा, मैं क्लास आपके इंटरेस्ट बेस पे अलग से क्लास देके करा दूंगा, वैसे भी कराना ही है क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव वाली क्लास में कराना पड़ेगा आपको। ठीक है,